गुड इवनिंग आप, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी करूंगा। दोस्त यूपी पुलिस 2023 के लिए सिलेक्शन बैच लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा हमारा ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्त प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेयर तब करिएगा जब वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तब आप शेयर करिएगा, अन्यथा शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्त चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है भारत के पहले हिंदी भाषा अखबार का नाम बताइए। अच्छा प्रश्न है। जो पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए है दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी है उद्दंत मार्तंड, ऑप्शन सी है पत्रिका, ऑप्शन डी है देशबंधु। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त। देखिए है क्या, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है ऐसे प्रश्नों को आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्दंत मार्तंड। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू के 5 प्रश्न थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे तेजी से, उसके बाद फिर टू टेक वन इसके ऊपर हम डिलेट टाइप में चलेंगे। ठीक है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ये प्रश्न पूछा गया है और ये एमपी पुलिस के हम शुरू में 3-4 प्रश्न लिए हैं, एमपी पुलिस और राजस्थान पुलिस के। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि एमपी पुलिस और राजस्थान पुलिस के कुछ प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए गए थे, इसलिए हम वहां से उठा करके ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन बी नंदलाल घोष, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा मेरे भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को इन्होंने ही तैयार किया था, तो इनको आप भूलिएगा मत। ये राजस्थान पुलिस का प्रश्न है। अभी दूसरा प्रश्न लेना राजस्थान पुलिस का है। उम्मेद भवन पैलेस, ये एसएससी जीडी का भी प्रश्न आया हुआ है और ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी जयपुर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? बताइए कहां पे है ये? देखिए ये जो है ये प्रश्न आपके एमपी पुलिस में भी आया हुआ था, राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ है और आपके यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न आया हुआ है। मैं तारीख बता दे रहा हूं, 28 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। अब समझिए ये 19 का प्रश्न है और मैं अभी देख पा रहा था 2015 में पुलिस की भर्ती हुई थी राजस्थान में, वहां पे प्रश्न पूछा गया, मतलब 4 साल बाद यहां पूछा गया था। ठीक है, तो रिपीटेड प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप जुड़ करके पढ़ेंगे तो मैं आपको एक मुकाम तो हासिल करा ही दूंगा दोस्त। ठीक है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर शहर में स्थित है। ठीक है, ये माना जाता है कि उम्मेद भवन पैलेस जो है ये दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। ठीक है, इसका वर्तमान मालिक जो है गज सिंह, दादा महाराज उमेश सिंह के नाम पर रखा गया है और महल का एक हिस्सा जो है एक पार्ट संग्रहालय के रूप में भी किया गया है। ठीक है, तो इसको आप भूलिएगा मत। उम्मेद भवन पैलेस कहां पे है? बहुत लोग जयपुर मार देते हैं, जयपुर मत मारना भाई, जोधपुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको आज से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, और मैं आपको हूबहू प्रश्न लाने की जिम्मेदारी रखता हूं, जैसे पिछले कई एग्जामों में ऐसा कर चुका हूं अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है, लावणी किस भारतीय राज्य का नृत्य? बिल्कुल ये आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए 1923 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात कर लेते हैं 1923 में। तो 23 में आपको पता है कि 23 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक था विशेष अधिवेशन, ठीक है, एक था विशेष अधिवेशन और उसके बाद जो हुआ वो हुआ था आपका 39 नंबर का अधिवेशन, 39 नंबर का अधिवेशन हुआ था। जो विशेष अधिवेशन था उसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वो अबुल कलाम आजाद थे, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है और ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपके दिल्ली में। ठीक है दोस्त, और 39वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्षता जिन्होंने करी थी वो किए थे मौलाना मोहम्मद
मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली ने किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये काकीनाडा में हुई थी। कहाँ पे? काकीनाडा में, काकीनाडा। ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा इसके अध्यक्ष कौन थे, हो सकता है आपसे पूछ ले। अब देखिए 1925-24 की बात कर लेते हैं भैया। तो 24 में यही आपके जो हमारे पूज्य गांधी जी हैं, 1924 बेलगांव अधिवेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। बेलगांव अधिवेशन, जेल से छूट करके आए थे, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन। और ये किस नंबर का था? तो 40वां अधिवेशन था ये, ठीक है दोस्त। और बाद में 1925 में जो होता है, 1925 में आपका 41 होता है, 41वां अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता जो है पहली भारतीय महिला श्रीमती सरोजनी नायडू करती हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पहली महिला कौन है? तो 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, तो वो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रेलवे ने पूछ रखा है। तो एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। बात क्लियर है? 1925 में। भूलेंगे तो नहीं सर, बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहीं पे आपसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये 1923, 24, 25 आपने पढ़े, 1922 भी आप पढ़ लीजिए। 1922 में 38वां जो अधिवेशन हुआ था, 38वां, ये भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है गया वाला। तो 1922 में क्या हुआ था? गया में अधिवेशन हुआ था 38 नंबर का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी, ठीक है दोस्त। देशबंधु चित्तरंजन। आपका एक पेपर बनाने में ना दोस्त हमको 2 से 2.5 घंटे लगता है ना। तो आप जो है इसकी महत्ता को समझिए और लाइक शेयर करने से बिल्कुल हिचकिएगा मत। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग सकती है, क्योंकि राइटिंग हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है। ऑप्शन बी 1924 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 6वां नंबर चलते हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है, जूनियर स्टूडेंट 2015 का प्रश्न है ये। बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से और दुग्ध उत्पादन से। तो बात कर लेते हैं क्रीमी लेयर की। देखिए क्रीमी लेयर की बात कर लेते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट था 1971 में आया था। सत्तानाथन आयोग ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? सत्तानाथन आयोग। हो सकता है आपसे पूछ ले, इसलिए मैं पूरा डिस्कस करूंगा। सत्तानाथन आयोग ने क्रीमी लेयर शब्द जो है ये दिया था। ये किस लिए था? तो ये सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित था। इस शब्द का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए आयोग ने दिया था। बात क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां प्रश्न। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी अरण्यक, ऑप्शन डी उपनिषद। देखिए उपनिषद क्या होता है? उपनिषद जो है दर्शन, आप कह सकते हैं कि जो भी परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन जो किया गया वो उपनिषद में किया गया सर, ठीक है। अब यहां पे अरण्यक क्या होते हैं सर? कर्मकांड के पीछे का जो उद्देश्य होता है उसी को अरण्यक बोलते हैं। कर्मकांड के जो पीछे का उद्देश्य होता है या पीछे के उद्देश्य की विवेचना जो होती है उसी को अरण्यक बोलते हैं। ब्राह्मण क्या होता है? वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना। वेद के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो भैया ऑप्शन बी ब्राह्मण। वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना यही ब्राह्मण कहलाता है। अब बात संहिता तक आ गई। संहिता क्या होती है भैया? ये मंत्र भाग होता है। क्या होता है भैया? ये मंत्र भाग होता है। बात क्लियर दोस्त? 7वें का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर। भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? अच्छा प्रश्न है। एसएससी जीडी में पिछला बार पूछा हुआ प्रश्न है। अभी जो हाल ही में संपन्न दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसके ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए डूरंड कप, ऑप्शन बी डीसीएम कप, ऑप्शन सी सीजर्स कप, ऑप्शन डी संतोष ट्रॉफी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लूसेंट की बुक जितनी दफा पढ़ पाए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि भाई जो है यहाँ पे डूरंड कप कब से शुरू हुआ है, तो डूरंड कप जो है मेरे दोस्त ये 1888 से खेला जा रहा है। कब से? 1888 से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डीसीएम कप की, तो डीसीएम कप मेरे दोस्त ये 1945 से खेला जा रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे सीजर्स कप का बहुत ज्यादा वो नहीं है। संतोष ट्रॉफी की बात करें, ये भी हो सकता है जो फुटबॉल संबंधित है, संतोष ट्रॉफी आपसे पूछ ले, तो 1941
1941 से जो है ये खेला जा रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया है 1945 में किस प्रतियोगिता का आरंभ हुआ था, तो बिल्कुल आप जान लीजिए जो डीसीएम कप है यह फुटबॉल टूर्नामेंट दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में जो डीसीएम कप है फुटबॉल टूर्नामेंट जो है आयोजित हुआ था, और यह देश का वह टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी कानपुर में। देखिए सर, बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है ना, पहले ये फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान कहा जाता था। ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से इसको जानते थे हम लोग। और ये है कहाँ पे? तो ये है आपके हैदराबाद, और हैदराबाद अगर नहीं देगा तो तेलंगाना आपको दे देगा, तेलंगाना। इसमें भी आप कर लीजिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में अवस्थित है। बात क्लियर है? स्टेडियम का नाम जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रखा गया है ये 1967 में रखा गया था। थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, 1967। बात क्लियर दोस्त? तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अब यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा पूछ लेगा तो वो आपका हो जाता है वाराणसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, पराध्वनि गति का मापांकन किस इकाई से होता है? एक बात आप समझ लीजिए, यूपी पुलिस में 5 प्रश्न कोई काट नहीं सकता, कोई माइक लार नहीं काट सकता जो साइंस से कम पूछे। 5 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, और उसको आप लूसेंट पढ़ने से मात्र आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। लूसेंट मोटी वाली नहीं, लूसेंट पतली जो आपकी सामान्य ज्ञान की लूसेंट है, उसमें जो पीछे साइंस दिया है उतना आप पढ़ डालिए, उससे बाहर यूपी पुलिस में नहीं पूछेगा। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम देने से अच्छा है कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करें, लूसेंट पढ़ लें, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। चलो भैया, ऑप्शन ने दिया है भाई, पराध्वनि गति का मापांकन कौन करता है? मैक करता है, नॉट करता है, रिएक्टर करता है, या हर्ट्ज करता है? बताइए। देखिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात कर लें रिएक्टर की, पहले हर्ट्ज की बात कर लेते हैं। हर्ट्ज क्या है? ये आवृत्ति का मापक। क्या? आवृत्ति का मापक है। वीडियो में आया हुआ प्रश्न है आवृत्ति का मापक। इस बार जो वीडियो संपन्न हुई है उसमें आया हुआ प्रश्न है ये वाला, हर्ट्ज वाला। एक एक करके आते हैं, फिर आप कहेंगे सर आप तो ऑप्शन बताए थे। ऐसा ही आता सर। हर्ट्ज हो गया, आवृत्ति का मापक है। ठीक है, उसका रिएक्टर क्या है भैया? रिएक्टर भूकंप तीव्रता का पैमाना है। किसका? भूकंप तीव्रता, भूकंप तीव्रता का पैमाना है। बात क्लियर है? भूकंप तीव्रता का पैमाना क्या है? तो ये आपका रिएक्टर है। अब नॉट क्या है? नॉट मेरे दोस्त चाल का मात्रक है। क्या? चाल का मात्रक है, जो एक समुद्र मील 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं भाई, 3 तो बताओ, हमको पता लग गया तो तीनों गलत हैं। तीनों के तीनों क्या है? गलत हैं। इसमें सही क्या है? मैक। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। पराध्वनि गति का मापांकन कौन है? मैक करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है प्लाज्मा, कतिपय स्राव का होना, लोहितड़, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा सर? देखिए अगर आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका हीमोग्लोबिन ही होगा। हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक पाया जाता है। कौन सा? हिम नामक रंजक। हिम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग आपसे ये पूछेगा तो क्या बताएंगे भैया? हीमोग्लोबिन की कमी से या रक्त की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया बोला जाता है। बात क्लियर है? जिसमें सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 12 नंबर, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं, भारी जल कहते हैं, मृदु जल कहते हैं, या संक्रमित जल कहते हैं? जवाब दीजिए इसका क्या होगा। देखिए जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? आप इमेजिन करिए, अगर आप भारी जल लिए, संक्रमित जल, मृदु जल, कोई जल है तो आप देखते होंगे वो झाग बना देता है,
बल्कि जो भारी जल संक्रमित जल है ये तो जल्दी झाग बना देता है, लेकिन जो खारा जल होता है मेरे दोस्त, ये आपका अच्छा झाग नहीं बना पाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण। जैसे अगर आपसे, जैसे हम ये बता रहे हैं, अब हमसे, आप सामने तो मेरे हैं नहीं, आप तो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप पूछेंगे भाई ये ऐसा क्यों होता है, तो हम आपसे कहेंगे किसकी अधिकता के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण जो है ये झाग नहीं बना पाते। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? अब सोचिए, ये प्रश्न आपसे आया है, काटता है, एमपी पुलिस का प्रश्न है ये। अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी, भारतीय कोबरा। इसका सही जवाब दें आप। देखिए, संसार में सबसे अधिक तीव्रता से जो काटता है, ये प्रश्न आया हुआ है, और ये काटता है पनामा की दीमक, मतलब पनामेनियन टर्माइट जो है, ये संसार की सबसे अधिक तीव्रता से काटने वाला जीव है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? क्या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी खेल संपादकी, ऑप्शन डी साहित्य संबंधी लेखन। जवाब दें इसका क्या होगा? देखिए, अगर गोल्डन पेन फ्रीडम पुरस्कार की बात कर दें तो यह अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अब आप ये पूछेंगे, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है ये तो पत्रकारिता से संबंधित है, लेकिन ये कब से देना शुरू किया गया? तो ये 1961 से जो है ये शुरू किया गया था। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार, ऑप्शन डी कोतवाल। जवाब दें इसका क्या होगा? देखिए, अगर इसकी बात कर लेते हैं सर, तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। क्या कोतवाल कहा जाता था? कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वह कस्बे को कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था और उस व्यक्ति को प्रतिदिन की आवागमन की आख्या कोतवाल को देना होता था। तो कोतवाल जो होता था वो सबसे पुलिस बल का मुखिया का होता था, या ये कह सकते हैं पुलिस बल में सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 16 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। जवाब दें सर इसका। देखिए, एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत के विषय में जानते हैं। पहली बात ये, गृह मंत्री की बात हो रही है, तो ये भारत के चौथे गृह मंत्री थे। भारत के चौथे गृह मंत्री थे। ठीक है, चौथे गृह मंत्री थे। ठीक है, और एक बात और आप याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश के, यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री थे। बात क्लियर है दोस्त? अब यहां बात करें मोरारजी देसाई की। तो पहली बात यह कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, जगजीवन राम की बात कर लेते हैं दोस्त, तो ये पहले श्रम मंत्री थे, प्रथम श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो भैया ये तीनों तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो गए, लेकिन बात कर लेते हैं पहले गृह मंत्री, तो सरदार पटेल जो है ये पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इन्हीं के याद में हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका निर्माण या ये कह सकते हैं कि जिसका डिजाइन तैयार किया राम सुतार ने, और ये नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में। पूछा जाता है आपसे, नर्मदा नदी के किनारे थोड़ा सा राइटिंग यार गड़बड़ है, केवड़िया। ठीक है, गुजरात में केवड़िया। सरदार पटेल को सरदार की, जो इनका नाम वल्लभ भाई सरदार की जो उपाधि है, ये 1928 में बारदोरी सत्याग्रह हुआ था, उसमें महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण सभी ने देखा है, सभी ने सुना है उनके विषय में, रामायण जी के विषय में जितनी भी चीजें हैं
ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी लक्ष्मण। बताओ सर इसका सही जवाब क्या होगा। भाई लक्ष्मण की पत्नी जो थी उनका नाम क्या था, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम जो था वो उर्मिला था, आपको पता है। अब सोचिए ऐसे प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं आप, लेकिन कि आया हुआ प्रश्न है, जूनियर स्टूडेंट में आया हुआ, आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, नो डाउट, ठीक है। तो ये तो मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था भैया, तो मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था, हम लोग जानते हैं क्या, सुलोचना। आप सोच रहे होंगे ये प्रश्न कहाँ से आ गया, तो ऐसा प्रश्न आ चुका है और लोग यही कहते हैं कि साहब ये तो हमको कहीं पढ़ाया नहीं गया, ऐसे बहुत कठिन प्रश्न आया है, तो आता है। और सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था भैया, तो रूमा था। तो भैया मेघनाद की पत्नी कौन थी, सुलोचना, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, सुग्रीव की पत्नी रूमा, तो भरत की पत्नी कौन रहेंगी, मांडवी। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, क्या भैया प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद, बताएं। देखिए प्राचीन वेद जो है अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, आपको ये पता है। और इसमें कितने मंडल है, 10 मंडल, ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। बात क्लियर है। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, होत्र कहते थे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, एक बार जो आएगा वो उसमें हम पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, डायग्नोसिस कर देंगे, है ना। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, बी 3 वर्षों में, सी 3 वर्षों से अधिक अवधि में, डी 2 वर्षों में। बताइए सर। देखिए हमको पता है कि भारतीय संविधान जो है ये लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है ये संविधान लिखने में लगे थे, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर अगर कहें कि कुल कितने दिन बहस चली थी, तो बहस जो चली थी वो 114 दिन चली थी, ठीक है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि भाई 114 दिन जो बहस चली है, ये संविधान जो बनाया गया है इसमें खर्चा कितना आया है, क्या आपसे खर्चा पूछ सकता है। तो इसमें करीब 63,96,729 रुपए जो है इसमें व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है। और संविधान को जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया वो कब पारित किया गया, तो वो पारित किया गया था मेरे दोस्त 26 नवंबर, कब 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था, संविधान को बनाया गया था, दुनिया के सामने रखा गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है दोस्त। तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, क्योंकि भाई 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान क्या हुआ था, बन के तैयार हो गया था। इसमें बहस जो चली थी वो 114 दिन चली थी, खर्चा जो आया था वो 63,96,729 रुपए आया था, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्त अगर यहां से कुछ आता है तो। चलिए 20 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। बताओ भैया कितने हैं। पहली बात तो ये जो मूल कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान में है ही नहीं, ठीक है। ये किसकी अनुशंसा पर आया था, तो ये आया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किस पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जब ये अनुशंसा हुई तो उसके बाद किया गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया ये भी पूछता आपसे, तो ये किया गया 1976 में, 1976 में संविधान संशोधन किया गया। और इसके तहत भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनमें भाग 4 का इसको जोड़ा गया, ठीक है, भाग 4 का। और इसके बाद इसमें ये कहा कि किस कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो इसमें जोड़ा गया था 51 क, क्या 51 क जोड़ा गया था। इसके तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में मतलब स्थान दिया गया था,
है ना। अब देखिए संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं आपसे पूछा गया है, तो भैया अभी वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। पहले कितने थे, 10 थे। 11वां कौन सा जुड़ा है, जो आपका अभी हाल ही में शिक्षा के लिए जो अधिकार दिया गया, उसमें माता पिता की ड्यूटीज को डिसाइड कर दिया गया कि ये अब माता पिता का कर्तव्य होगा, तो वो 11वां हो गया। तो ऑप्शन सी क्या, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, सीप किला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नाभा घाटी, ऑप्शन बी चंद्रा घाटी, ऑप्शन सी कुल्लू घाटी, ऑप्शन डी सतलज घाटी। बताइए सर इसका सही जवाब। सीप किला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको, सीप किला किसको जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को। सीप किला दर्रा किसको जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को। हमारे साथ 3 बार बोलिए आप, शिमला, सीप किला दर्रा किसको जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सीप किला दर्रा शिमला से तिब्बत। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। अतः स्पष्ट है कि ये जो सीप किला दर्रा है ये कहाँ अवस्थित है, सतलज घाटी में अवस्थित है। इसमें कोई किसी समस्या, कोई दिक्कत, रटा गया ना कि सीप किला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है और यहीं पर सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से होकर के तिब्बत से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। कौन नदी, सतलज नदी। तो इसलिए ये सीप किला दर्रा किस घाटी में, तो भैया सतलज घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1947। बताओ भैया। देखिए बात करते हैं त्रिपुरा की, तो भैया त्रिपुरा जो है ये पूर्ण राज्य के रूप में 1972 में अस्तित्व में आया था, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963, 1 जुलाई 1963 तक से जो है ये केंद्र शासित प्रदेश था, सेंट्रल स्टेट था, सीएस था, सेंट्रल स्टेट था, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लेकिन 21 जनवरी 1972 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, तो तब से जो है ये आपका पूर्ण राज्य हो गया। बात क्लियर दोस्त। तो इसमें त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 21 जनवरी 1972 को, और सेंट्रल स्टेट के रूप में कब था, 1 जुलाई 1963 से 72 तक ये सेंट्रल स्टेट था, केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद ये पूर्ण राज्य। 23 नंबर, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। देखिए भारत की जो मानक समय रेखा ऐसे गुजरती ना, तो यहां पे आपका पहली बात तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ गया, फिर इधर आपका हल्का सा मध्य प्रदेश, यहां पे हल्का सा मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर इधर छत्तीसगढ़, बात क्लियर है, यहां पे आपका उड़ीसा, और फिर यहां आपका आंध्र प्रदेश। तो देख लीजिए कितने स्टेट होते हैं, ये आपके 5 राज्य होते हैं। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अब यहाँ 8 ऑप्शन में दिया है, तो भैया 8 कौन गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, गमचा झार, ये आप ट्रिक तो याद ही होगी भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड। तो ये ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इधर आपका आ जाएगा उड़ीसा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? मोस्ट पॉपुलर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिएगा, शायद आपको ये मिलेगा जरूर। 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना। बताओ भी इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए गरीबी हटाओ जो नारा दिया गया था, ये नो डाउट 6वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऐसे याद करेंगे, हो सकता भूल जाए। 6 से 6वीं, 6 से 6ठा, मतलब जो गरीबी की छठा है उसको हटाने की बात कब की गई, 6वीं में की गई। 6वीं, ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी ये, तो 1980 से लेकर के 85 तक थी दोस्त। ठीक है, 1980 से 85 तक थी। इसमें निवेश मॉडल पर आधारित यह योजना जो है, और इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा देगा। जबकि निर्धनता उन्मूलन, अगर आपसे ये पूछे भाई ये तो गरीबी हटाओ था, 6वीं जो है ये गरीबी हटाओ है। अगर आपसे दूसरा पूछेगा गरीबी हटाओ,
इंदिरा लाओ देश बचाओ गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि निर्धनता उन्मूलन, क्या कहे थे भैया, निर्धनता उन्मूलन अगर आपसे पूछे तब, निर्धनता उन्मूलन पूछेगा तब क्या बताएंगे, निर्धनता उन्मूलन पूछेगा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना आई कब से कब तक थी, ये थी आपकी 1974 से लेकर के 1978 तक थी दोस्त। इसी के बाद आया था रोलिंग प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। बेसिकली गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 6वीं पंचवर्षीय योजना जो था, निर्धनता उन्मूलन 5वीं में, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कावेरी नदी मैसूर का पठार, ऑप्शन बी ताप्ती नदी बैतूल का पठार, ऑप्शन सी सोन नदी पेंड्रा का पठार, ऑप्शन डी गोदावरी नदी त्रिम्बाग का पठार। देखिए कावेरी नदी जो है ये आपका मैसूर का पठार जरूर दिया है, लेकिन ये गलत है। कावेरी नदी मेरे दोस्त ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ये कर्नाटक तमिलनाडु से बहने वाली एक सदा नीरा नदी है कावेरी नदी जो है। तो अन्य सभी जैसे ताप्ती नदी बैतूल का पठार बिल्कुल सही बात है, सोन नदी पेंड्रा का पठार बिल्कुल सही बात है, गोदावरी नदी त्रिम्बाग बिल्कुल सही बात है, लेकिन कावेरी नदी जो मैसूर का पठार दिया है मेरे दोस्त ये गलत है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तो इसमें जो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे चीज़ें करें, ठीक है दोस्त। चलिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।